कुछ और अहम सेक्टर्स की ओर रुख करते हैं और एक बार हम देखते हैं लंबे समय से जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें इस वक्त क्या नज़रिया हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आज शेयर डिवीजन के बाद कोचीन शिपयार्ड ने एक तरह से रफ्तार पकड़ी है और 678 पर खुलने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है। 11-12% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड ने में नज़र आई है। लेकिन इन सब से जुड़े हो बाकी अहम स्टॉक्स पर भी क्या राय रहेगी? अमोल ज़रा बताइए। सबसे पहले तो कोचीन शिपयार्ड पर राय दीजिए। ज़बरदस्त तेज़ी, लगभग कह सकते हैं कि 13% की तेज़ी यहाँ पर हम उसके करीब देख रहे हैं। इसके आधार पर बाकी अगर डिफेंस स्टॉक्स को भी अगर अपने आप रडार में रखें तो क्या कुछ पसंद आ रहा है? पहले कोचीन शिपयार्ड पर राय दीजिए। आई थिंक कोचिन शिपयार्ड का आई थिंक स्प्लिट या हुआ है, इसके कारण ग्राफ ठीक से अवेलेबल नहीं है मेरे सॉफ्टवेयर्स में। बट जितना भी है आई थिंक एक बाउंस बैक है एक इंट्राडे चार्ट्स पे। आई थिंक 725 724 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और ओवरऑल भी मोमेंटम लग रहा है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। मुझे एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल इसका फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूँ तो वो एक अच्छा लग रहा है। एक रैली के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में। थोड़ा ओवरबॉट है बट अगर ये 3050 3060 अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में भी एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से ब्राइट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कोचीन शिपयार्ड पर। हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ रुचित जैन मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर 5paisa.com से। रुचित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मार्केट इंडेक्स तो एक रेंज में ही है बट स्टॉक स्पेसिफिक एशियन पेंट्स पे आज मेरी रणनीति है। और रिसेंटली एशियन पेंट्स में हायर लेवल से स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आया और स्टॉक अपने सपोर्ट प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था वो ब्रेकआउट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू प्ले करना है तो 3300 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 64 रुपीज के आसपास इसको खरीदारी करें। अभी स्टॉक प्राइस ऑप्शन का प्राइस 58 चल रहा है, तो जब ये 64 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है ये ऑप्शन प्राइस में तब इसको खरीदारी करें। 49 के स्टॉप लॉस रखे और 90 रुपए के टारगेट रखे, तो ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। 3000 रुपए का रिस्क रहेगा इनकेस ये कॉल ट्रिगर होता है तो वो रिस्क छोटा रिस्क नहीं है। ये एशियन पेंट्स में बाइंग के साइड ट्रेड मौके ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह एशियन पेंट्स पर। 3300 की कॉल खरीदने की सलाह है एशियन पेंट्स में, जो कि इस वक्त 64 रुपये के आसपास है। 90 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। मुनाफा 5400 का, नुकसान 3000 तक का हो सकता है आपको। आज हल्की वीकनेस है लेकिन इन स्तरों पर आप कॉल 3300 का कॉल खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है। एक सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए, अगर ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस, ये स्टॉक भी फोकस में है और करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगातार एक तेजी बनी हुई थी लेकिन जो खबर आ रही है वो इम्पैक्ट डाल रही है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ को अभी फिलहाल तत्काल रूप से सेबी ने रोक लगा दी है, उसके बाद 5% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होता है इसमें। बट रवि, कैसे देख रहे हैं इस खबर को माइक्रो फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस के लिए, और इन स्तरों पर जिनके पास है ऑलरेडी होल्डिंग वो क्या करें? देखिए, थोड़ा-सा मणप्पुरम में एक करेक्शन तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है लेकिन 160 के नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्टिव नहीं होगा। तो पूजा जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन लेवल्स पे आप थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा खरीदारी करने की मन बना रहे हैं तो 162 से 165 के बीच में खरीदारी की जा सकती है। जहाँ तक टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप फोकस रखें। यहाँ पर एक बार को लोअर साइड पे 160 के स्टॉप लॉस से अपसाइड वापस से 175 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इन स्टॉक्स पे और बेहतर नजरिया रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बहुत ही खास विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 2 दिन बाद पीएम मोदी देश के सबसे बड़े समुद्री प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु के शुरू होने से न सिर्फ
सड़कों पर रफ्तार बढ़ेगी बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा किन किन सेक्टर्स को होगा, इसे समझते हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से। निकुंज, जरा बताएं आपका नजरिया इस बड़े बदलाव की ओर क्या कहता है। विकास, जैसा हम सब जानते हैं, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर की। मुंबई के अगर इतिहास को आप देखें तो एक ज़माने में मुंबई को आइलैंड ऑफ 7 सिटीज़ कहा जाता था, 7 छोटे आइलैंड। मगर आज मुंबई विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और मुंबई में अब एक ऐसा कुछ होने वाला है जिससे विकास भी और रफ्तार भी और आपको पैसा बनाने का मौका भी मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंदर जो नया हार्बर लिंक आ रहा है। ये मुंबई का नक्शा है, देखिए आपके सामने है। मगर अब मुंबई और नवी मुंबई के बीच में एक हार्बर लिंक आने वाला है। हम इसकी इस समय बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी जनाब इस समय इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा? नवी मुंबई टू मुंबई और मुंबई टू नवी मुंबई की जो आपकी अभी जर्नी है, जो करीब 2.5 से 3 घंटा होती है और बारिश के समय में 3.5 घंटा भी हो सकती है, अब वह 25 से आधी घंटा हो जाएगी। तो जाहिर है कि एक जो नया विकास है, इसकी वजह से जो मुंबई का जो लैंडस्केप है, जिसे हम बोलते हैं नक्शा बदलने वाला है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं विकास होता है, और एक काबिल तारीफ़ है कि यह जो पुल बन रहा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीलिंग होगा, मगर विश्व का 12वें नंबर का सीलिंग होगा। रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया, रिकॉर्ड स्पीड पर इससे बढ़ाया गया है, मगर इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गेन होगा। इसकी वजह से ज़मीनों के और आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? नक्शे पे दोबारा चलते हैं। नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज आ रहा है वह मुंबई टू नवी मुंबई में जब ये ब्रिज अनाउंस करा गया, उसके बाद मुंबई के अंदर उल्वे क्षेत्र के अंदर जो कीमतें हैं वह करीब 10 साल में दुगनी हो गई। मगर मेरा यह मानना है कि ये तो पिक्चर की शुरुआत है। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे लोगों को इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि इस एरिया के अंदर हम कितनी इजीली अब समय बचा करके कम्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि नवी मुंबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर दाम बढ़ने वाले हैं। एक ज़माना था जब मुंबई के अंदर BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा था विकास हो रहा था। 10 साल लगे, 15 साल लगे, मगर BKC आज एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब बन चुका है। तो कौन सी कंपनियां हैं जिनके अंदर आप दाव लगा सकते हैं? पहले तो देखते हैं कौन से एरियाज़ हैं जहां पे आपको दाव लगाना चाहिए। और L&T ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप, वधावा ग्रुप और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सभी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने यहाँ पर रियल एस्टेट के लैंड बैंक्स एक्वायर करे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर बड़ा ही एक्सपेंशन हो सकता है। उसी प्रकार जहाँ से ब्रिज चालू होगा वहाँ पर भी जी जाहिर सी बात है शिवरी एरिया जो मुंबई का है वहाँ पर भी विकास होगा, वहाँ पर भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगी। तो वहाँ पर लोढ़ा, SD कॉर्प, L&T जैसी बड़ी कंपनियों ने लैंड बैंक डेवलप कर लिया है, डेवलपमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मुंबई के 2 एंड्स जिससे हम बोलते हैं, जहाँ पर ये पुल बना है, वहाँ पर बड़ा विकास होगा। रियल एस्टेट प्राइसेस पे नज़र रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुंबई में जब सीलिंग बना था तो उसके बाद हमने देखा था कि जो सीलिंग के 2 एंड्स हैं वहाँ पे किस प्रकार से विकास और प्राइस अप्रिसिएशन हुआ। हमने देखा था कि जब वाशी ब्रिज बना था किस प्रकार का विकास और किस प्रकार का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ था। तो एक ये साधारण सी बात है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ पे विकास होता है, जहाँ पर विकास होता है वहाँ पे आर्थिक उन्नति होती है और रियल एस्टेट का हमेशा अक्सर डेवलपमेंट देखा जाता है। मगर इस विकास से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, जहाँ पर चाहा है तो वहाँ पर रहा है, और इस समय जो रहा है वह सड़क पर नहीं है, वो पुल पर है। 3 घंटे का सफ़र अगर 30 मिनट में हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी गेन आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम देखेंगे कि मुंबई का जो नक्शा है वह बदल रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज पूरी डिटेल्स हाईलाइट करने के लिए। और
किस तरीके से मुंबई की तस्वीर बदलने वाली है। जिस तरीके से बड़ा पुल आ रहा है, 3 घंटे का सफ़र मात्र 30 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। और उसको लेकर पूरे रियल एस्टेट पैक में हम देखें तो ये थीम भी बहुत ज़ोरों शोरों से बज़ कर रही है। और रवि, एक बार आपसे रियल एस्टेट काउंटर्स पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि निकुंज हाईलाइट भी कर रहे थे कि जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसको बहुत समय लगा बनने में, पर अब जब ये तैयार हो चुका है तो कंपनीज़ ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। प्रॉपर्टीज़ के दाम पिछले 10 साल में लगभग दुगने ऑलरेडी हो चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने लैंड बैंक भी वहाँ पे लेके रखा हुआ है। कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कीमतों में इजाफा हुआ है और पिछले कुछ 1 साल का भी हम ट्रेंड निकालें तो तब भी वहाँ पे एक डेवलपमेंट ही देखने को मिला है। कुछ लिस्टेड स्पेस में से जैसे कि L&T, लोधा, इनमें से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो? देखिए, इससे पहले सृष्टि जी, मैंने लोधा पे एक बार बाय कॉल दिया था और दोबारा अभी भी यहाँ पे करंट इस समय 1127 चल रहा है और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये अब काउंटर 1250 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसको यहाँ पर फोकस करना चाहिए और जो ये डेवलपमेंट दिख रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा एक और काउंटर है सनटेक, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन फिर भी ये भी स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है और 500 के टारगेट के लिए यहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 काउंटर हैं जो कि काफी अग्रेसिव तरीके से बाय लग रहे हैं। तो ये है रियल एस्टेट स्टॉक्स पर राय रवि जी की तरफ से आती हुई। चलिए कुछ और